हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक बहुत बड़ी कशमकश चल रही है, विकास और प्रकृति के बीच। एक तरफ है देश की सुरक्षा के लिए एक जरूरी सड़क बनाने का प्लान और दूसरी तरफ हैं हजारों पेड़, नदियां और एक बेहद नाजुक इकोसिस्टम। तो आज हम बात करेंगे इसी दुविधा की। ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के विकास की उस कहानी का हिस्सा है जहां तरक्की का हर रास्ता पर्यावरण और न्याय के सवालों से होकर गुजरता है। ये सवाल सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये भारत के पहाड़ों और जंगलों की असली हकीकत बयान करता है। सोचिए, हर नए प्रोजेक्ट के साथ हम कुछ ना कुछ हासिल तो करते हैं, लेकिन उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। और जानते हैं, ज्यादातर ये कीमत वो लोग चुकाते हैं जिनकी आवाज शायद सबसे आखिर में सुनी जाती है। चलिए, इस पूरी बहस को समझने के लिए हम सीधे एक ताज़ा मामले पर चलते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के नेताला बाईपास प्रोजेक्ट की, जो आज इस पूरी दुविधा के बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो ये तो आम सड़क नहीं है, इसे भागीरथी इको सेंसिटिव जोन से गुजारने की योजना है। ये वो इलाका है जो गंगा की मुख्य सहायक नदी भागीरथी के उद्गम को बचाता है। तो ये मामला अचानक खबरों में क्यों आ गया? बात है दिसंबर 2023 की, जब उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक हाई पावर्ड कमेटी इसे खारिज कर चुकी थी। एक तरफ रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि चीन सीमा तक पहुंच के लिए यह सड़क रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है, तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये इलाका लैंडस्लाइड के लिए बेहद सेंसिटिव है, जैसा कि हमने हाल ही में धारली में आई बाढ़ में देखा भी था। तो सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये देश के सुरक्षा के लिए वाकई एक ज़रूरत है, या फिर पर्यावरण के साथ एक ऐसा जुआ खेला जा रहा है जिसकी कीमत शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी? अच्छा, इस मामले को गहराई से समझने के लिए हमें पहले इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आखिर ये होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इको सेंसिटिव जोन या ESZ, आप इन्हें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत नाजुक इलाके होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नोटिफाई करती है। ये एक्ट, याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन जोन्स का मुख्य मकसद होता है हमारे जंगलों को शहरीकरण और इंडस्ट्रीज के सीधे झटकों से बचाना। अब देखिए, ESZ में हर तरह की गतिविधि की इजाज़त नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ पर तो पूरी तरह से पाबंदी है, जैसे कमर्शियल माइनिंग या प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज। कुछ को सख्त नियमों के साथ इजाज़त दी जाती है, जैसे होटल बनाना या पेड़ों की कटाई। और हाँ, कुछ की अनुमति होती है, जैसे स्थानीय खेती, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पर असर न पड़े। चलिए, अब नेताला से निकलकर एक बड़े राष्ट्रीय सवाल पर आते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जमीन पर रहने वाले लोगों की जरूरतों से टकरा जाते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। सोचिए, शहरों को रोशन करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, या फिर ग्रीन एनर्जी के नाम पर हजारों एकड़ में सोलर फार्म्स या पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। ये विकास के लिए जरूरी भी हैं, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाता है? अक्सर वो आदिवासी समुदाय जिनकी पीढ़ियों ने उन जंगलों और जमीनों को अपना घर माना, जिन्हें अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। कई बार राष्ट्रीय हित के नाम पर नियमों में कुछ ऐसी ढील दे दी जाती है जिससे स्थानीय लोगों की आवाज दब कर रह जाती है। मिसाल के तौर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA की 2006 की अधिसूचना को देखिए। इसके तहत कुछ जरूरी खनिजों के खनन के लिए जनता की राय लेना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बड़े बड़े फैसले बंद कमरों में लिए जाते हैं और जमीन पर रहने वालों की चिंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस टकराव को कम करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं हुई। हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण कानून और नीतियां हैं जो विकास और न्याय के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पिछले कुछ दशकों में इस संतुलन को साधने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2006 के वन अधिकार अधिनियम से लेकर 2016 के कैंपा एक्ट तक, ये सभी कानून इसी सिद्धांत पर आधारित हैं कि विकास का फायदा उन समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए जो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 की। ये एक ऐतिहासिक कानून है। इसका पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम।
इसका मुख्य लक्ष्य था वन निवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना और उन्हें जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकार वापस दिलाना। और फिर आते हैं दो बहुत महत्वपूर्ण फंड। पहला 2015 में बना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF। ये पक्का करता है कि खनन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा सीधे प्रभावित जिलों के विकास जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च हो। इसी तरह 2016 का कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि काटे गए जंगलों के बदले जो पैसा इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा स्थानीय समुदायों के भले के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। तो कानून तो हमारे पास हैं, लेकिन असली चुनौती उन्हें जमीन पर सही तरीके से लागू करने की है। तो अब सवाल यह है कि हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जहां विकास वाकई में टिकाऊ भी हो और सबके लिए न्यायपूर्ण भी। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इसे हम 4 स्तंभों पर टिका हुआ मान सकते हैं। पहला, क्षेत्रीय योजना, यानी हर इलाके की जरूरत के हिसाब से विकास का मॉडल बनाना। दूसरा, न्याय को मजबूत करना, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण या NGT जैसी संस्थाओं को और ताकत देना। तीसरा, समुदायों को सशक्त बनाना ताकि हर फैसले में उनकी आवाज शामिल हो। और चौथा, एक जस्ट ट्रांजिशन फंड बनाना ताकि पर्यावरण की रक्षा का बोझ सबसे गरीब पर ना पड़े। एक बात याद रखिएगा, विकास की इमारत तब तक खोखली है जब तक उसकी नींव में न्याय ना हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत अपने विकास की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला सकता है जहां तरक्की की रफ्तार भी बनी रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हर नागरिक को न्याय भी मिले? इस सवाल का जवाब हमारे आने वाले कल के फैसलों में छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।